A very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy. So now we are going to start with the final part of ITC, detailed and very detailed revision बोलो या regular class बोलो, whether for CA final और CA इंटर के लिए तो सिर्फ 2 पार्ट थे. CA फाइनल वालों को पार्ट नंबर 3 देखना, CA इंटर वालों को पार्ट नंबर 3 नहीं देखना. अब in the course of doing that ITC input tax credit, कुछ चीजें थी जो स्पेसिफिकली सीए फाइनल पे है, तो हम उसको अब कवर करते हैं. जैसे कि सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 4. सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 4 सिर्फ एप्लीकेबल है बैंकिंग कंपनी के लिए या फिर किसके लिए एप्लीकेबल है, स्पेसिफिकली उन कंपनी के लिए जो फाइनेंशियल नेचर की हैं. तो बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को एक ऑप्शन देता है. कौन? गवर्नमेंट देता है एक ऑप्शन कि देखो तुम्हें अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए तो या तो तुम क्या करो, जैसे आईटीसी कैलकुलेट होता है सेक्शन नंबर 16 के अकॉर्डिंग, फिर 17 में क्या ब्लॉक है, 17 में क्या ब्लॉक नहीं है, कहाँ रिस्ट्रिक्शन आता है, कहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं आता है, तो वो सारे के सारे रूल्स तुम फॉलो करो और फिर अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जितना भी अवेल कर सकते हो वो अवेल कर. लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते तो हम तो खुद तुमको आगे होके बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारी ये वाली सर्विसेज है, कौन सी सर्विस है, तुमने सर्विस प्रोवाइड की है बाय वे ऑफ एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट और एक्सटेंडिंग द लोन और एडवांस, मतलब स्पेसिफिकली ये वाली सर्विस की बोल रहा है वो, जहां पे आप डिपॉजिट एक्सटेंड करते हो, आप लोन देते हो, एडवांसेस देते हो, उसके बदले में आपको जो भी इंटरेस्ट वगैरह इनकम होती है, तो यू शुड नो इंटरेस्ट इनकम और डिस्काउंट दैट यू हैव रिसीव्ड ऑन एक्सटेंशन ऑफ डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग द लोन एसेट्रा. वो आपको एक चीज अच्छे से पता होनी चाहिए कि दैट इज मेगा एग्जेम्प्टेड. तो अगर बैंक ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो मेगा एग्जेम्पशन में इसका एग्जेम्पशन दे के रखा है. एंड व्हेन अ सप्लाई इज मेगा एग्जेम्प्ट, हाउ कैन यू अवेल आईटीसी? तो बैंक के लिए दुविधा ये हुई, बैंक के लिए प्रॉब्लम ये हुई कि उनका मेजोरिटी ऑफ द पार्ट जो अर्निंग का वो आता ही किससे है, एक्सटेंडिंग द लोन, डिपॉजिट एक्सेट्रा. तो ये है क्या एक एग्जाम सप्लाई, बीइंग एन एग्जाम सप्लाई पे आईटीसी अवेल कर नहीं पा रहे वो लोग. तो यहाँ पे फिर सिर्फ बैंकिंग वालों को बोला है कि एक काम करो, 50% अमाउंट जितना भी तुम्हारा आईटीसी है, जितना भी क्या है तुम्हारा आईटीसी, हर महीने क्या करो, देखो तुमने जितना भी टैक्स पे करा है, ठीक है, तो जितना भी तुम्हारा क्या है एलिजिबल आईटीसी है, मतलब जिसमें कोई गड़बड़ नहीं है, उस एलिजिबल आईटीसी का, चाहे वो आईटीसी इनपुट पे हो, कैपिटल गुड्स पे हो या इनपुट सर्विस जो भी तुमने लिया है, टोटल कर लो तुम्हारा इनपुट टैक्स क्रेडिट और उसका 50% कर लो. 50% का तुम्हें क्या मिल जाएगा, अवेल करने को मिल जाएगा आईटीसी. बाकी का 50% हम क्या कर देंगे, लैप्स कर देंगे. मतलब एक बार में क्लियर कट बात की है इन्होंने कि जितना एलिजिबल आईटीसी है इसका 50-50 कर लो, 50% ले जाओ, 50% लैप्स कर दो. क्योंकि अगर तुम इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने गए ना, वैसे भी अगर ये लोग क्या करेंगे, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अगर नॉर्मल सेक्शन नंबर 16 वगैरह के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने गए तो मेजोरिटी तो एग्जाम सप्लाई करते हैं. तो बेनिफिशियल बैंक वालों के लिए रहेगा कि वो क्या करे, ये 50-50 रूल को ले. लेकिन ये ऑप्शनल है, ये आपको ऑप्शन दिया है. और अगर एक बार किसी फाइनेंशियल ईयर में यू टेक दिस ऑप्शन, यू आर अनेबल टू विदड्रॉ दिस, उस ईयर में तो आपको वही ऑप्शन करना पड़ेगा. देन इसके बाद और बोलते हैं कि देखो ये जो रेस्ट्रिक्शन की बात करें ना, 50-50 रेस्ट्रिक्शन की, ये 50-50 रेस्ट्रिक्शन तब अप्लाई नहीं होता जब एक रजिस्टर्ड पर्सन अपने दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करता है, सप्लाई करता है. तो एक रजिस्टर्ड पर्सन अगर दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेगा अंडर सेम पैन, मतलब तुम्हारी ही रजिस्टर्ड एंटिटी है, सेम पैन में अगर एक दूसरे को तुम सप्लाई कर रहे हो, ब्रांच में ट्रांसफर वगैरह हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, तो इन दैट केस दिस provision of 50-50 is not applicable. But once you choose this provision, then in that case उसके बाद आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते. यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन और एमसीक्यू ऑन दिस पार्ट. ये कंप्लीट होता है मेरा सीए फाइनल का पहला पार्ट. सेकेंड पार्ट आता है ये कॉमन क्रेडिट, दैट मीन्स रूल नंबर 42 का कैलकुलेशन. अब रूल नंबर 42 का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है. हमने सेकेंड पार्ट में देखा था रूल नंबर 42 तब एप्लीकेबल होता है जब आप क्या कर रहे हो, इनपुट परचेस करके आए हो और इस इनपुट पे आपको क्या करना है, आईटीसी अवेल करना है. बट प्रॉब्लम क्या होती है मैम, जब हम इनपुट परचेस करते हैं तो ये जो इनपुट हम परचेस करते हैं, कुछ इनपुट तो हम यूज कर लेंगे ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, कुछ इनपुट मैं यूज करूंगी अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए.
ठीक है। कुछ इनपुट आई विल यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई ओनली, कुछ इनपुट आई विल यूज फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई, और कुछ इनपुट ऐसा होगा जो दोनों चीजों के लिए आई वुड बी यूजिंग। तो ये जो इनपुट है, इनपुट या तो मैं बिजनेस पर्पस के लिए यूज करूंगी या फिर अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए आई विल बी यूटिलाइजिंग। आई विल यूटिलाइज फॉर द टैक्सेबल सप्लाई, आई विल यूटिलाइज फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई, और इवन बोथ। तो प्रॉब्लम क्या है मैम? प्रॉब्लम एज सच कुछ नहीं है, बट इफ आई एम यूटिलाइजिंग इट फॉर बिजनेस पर्पस एंड अज्यूम कि हाँ ये बिजनेस पर्पस के लिए जो भी यूटिलाइज हो रहा है वो टैक्सेबल नेचर का ही है, तो यस आई विल बी एबल टू टेक द आईटीसी। बट मैम यहाँ आईटीसी नहीं मिलेगा, यहाँ आईटीसी मिलेगा, यहाँ आईटीसी नहीं मिलेगा। और यहाँ मैम बात आती है अपोर्शन करने की। क्यों अपोर्शन करने की बात आती है? बिकॉज हियर इट इज कॉमन क्रेडिट। यहाँ पे आ जाता है आपका क्या? यहाँ पे आता है आपका कॉमन क्रेडिट। तो कॉमन क्रेडिट में वी हैव टू अप्लाई व्हाट? वी हैव टू अप्लाई रूल नंबर 42। तो अब उसको बहुत सिंपल स्टेप, और इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन आपको देखना ही है। सी फाइनल वालों, अब समझो मेरी बात। ये बोलते कि देखो कॉमन क्रेडिट तो पहले निकाल लो। सबसे पहला स्टेप तुम्हारा क्या होना चाहिए? इनपुट के रिस्पेक्ट में ये देखो कि इनपुट के रिस्पेक्ट में आपका कॉमन क्रेडिट है तो कितना है। ओके, तो इनपुट के रिस्पेक्ट में हम सबसे पहले देखेंगे अगर हमारा कॉमन क्रेडिट है तो कितना है। तो सबसे पहले बोलते देखो जितना भी इनपुट तुमने परचेस किया, जितना भी इनपुट सर्विसेज तुमने ली, जितना टैक्स पे करके आए हो, वट एवर टैक्स यू हैव पेड, वट एवर टैक्स यू हैव पेड व्हेन यू हैव परचेज्ड इनपुट और इनपुट सर्विस, वो सब टोटल करो। अभी और कुछ दिमाग में मत लाओ, जस्ट इनपुट टैक्स जो भी है वो सब की सबका टोटल कर लो। जो परचेस करके आए हो, अभी मत सोचो एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है, एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस, नॉन बिजनेस पर्पस, कुछ नहीं। बस हमें ये बताओ ओवरऑल टोटल टैक्स कितना पे करके आए हो। अब इसमें से हम तीन चीजें तुमसे माइनस करवा देते हैं। तुमने पहले टोटल कैलकुलेशन कर लिया एंड आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ योर टोटल अमाउंट हम तुम्हें बता रहे हैं कि अब तुमको इसमें से तीन चीजें बिल्कुल माइनस करनी चाहिए। कौन सी? सबसे पहले वो वाला इनपुट जो स्पेसिफिकली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, तुम भी जानते हो हम भी जानते हैं कि पर्सनल पर्पस के लिए लेके आए हो। तो सबसे पहले वो चीजें जो तुमने खरीदी है, वो इनपुट या इनपुट सर्विस जो तुमने परचेस किया एंड दैट यू नो इट इज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, तो भाई एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस वाला तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो। डन। सेकेंड, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद तुम जानते हो कि एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट के लिए किन चीजों को लेके आए हो, तो जो तुम्हें पता है शुरुआत से ना 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 आईटीसी नहीं मिलेगा उसको तो माइनस ही कर दो। तो एक्सक्लूसिवली यू नो कि क्या है नॉन बिजनेस पर्पस के लिए और एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए क्या, वो माइनस कर दो। मतलब पहले तो इकट्ठा कर लिया सब कुछ, फिर धीरे धीरे बेदखल करना स्टार्ट कर दिया कि एग्जेम्प्ट सप्लाई वाला हट जा, नॉन अदर देन बिजनेस पर्पस से तू भी हट जा। तीसरा, तुम्हें पता है ना कुछ चीजें ब्लॉक्ड होती हैं। स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 कहता है कि ये ब्लॉक्ड क्रेडिट है। तो जब सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक करके बैठा है तो क्यों तुम चाहते हो उसका आईटीसी लेना? तो ये तीन चीजें पहले तो शुरुआत में ही माइनस कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट बोलेगी मैं इसको क्रेडिट लेजर में पहुंचाऊं। क्यों तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ये तीन अमाउंट जाए, जब हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो कि किसी सूरत में इसका कभी भी आईटीसी तुम्हें नहीं मिलेगा। तो पहले तो तुम अपनी खुशी के लिए टोटल कर लो, फिर ये तीन चीजें अदर देन बिजनेस पर्पस, एग्जेम्प्ट सप्लाई एज वेल एज 17 सबसेक्शन 5 ये माइनस करो, और ये इसके बाद जो अमाउंट आएगा वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा। इसका मतलब जो अमाउंट क्रेडिट लेजर में जा रहा है एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस वाला जा रहा है और बोथ वाला जा रहा है, और ये एक्सक्लूसिवली फॉर योर टैक्सेबल सप्लाई। ये तीन चीजें चल दी, कहाँ चल दी मैम? ये तीन चीजें उठ के चल दी मेरी कॉमन क्रेडिट में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, क्योंकि बाकी तो मना ही कर दिया, इसको भी मना कर दिया, इसको भी मना कर दिया, 17.5 तो गया ही नहीं। अब बोलते इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अभी क्या है, जो तुम बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस पर्पस के लिए दोनों में यूज करते हो, जैसे मेरा लैपटॉप में बिजनेस के लिए भी यूज करती हूँ एज वेल एज आई एम यूटिलाइजिंग इट फॉर अदर देन बिजनेस पर्पस ऑल्सो, वो भी आएगा इसके अंदर। देन मैम वो भी आएगा जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई वाला है, हाँ वो भी आएगा एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई। और मैम टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आएगा, हाँ टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई भी होगा इसके अंदर। अब बोलते हैं अब एक काम करो, इसमें से क्या करो, इसको हटा दो। क्यों हटा दो इसको मैम, सिर्फ टैक्सेबल वाले को?
ताकि जब तुम टैक्सेबल वाले को पता है ना, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, पक्का पक्का इसका आईटीसी तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो जब पक्का पक्का मिलेगा, इसको भी अगर मैं माइनस कर दूंगी तो सिर्फ मेरे लिए क्या बचेगा, कॉमन क्रेडिट वाली चीजें बच जाएंगी। इसके लिए मेरे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, कॉमन क्रेडिट वाली चीजें बच जाएंगी। तो यहां मैंने माइनस कर दिया एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई दैट इंक्लूड्स जीरो रेटेड सप्लाई। जहां पे क्या है, मेरा जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूडेड है, वो मैंने ले लिया। इसको माइनस किया तो आई विल गेट द कॉमन क्रेडिट। फाइनली ये क्या है, मेरा कॉमन क्रेडिट है C2। अब कॉमन क्रेडिट किन चीजों से मिलकर बना है मैम? कॉमन क्रेडिट मतलब जो बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है, जो एग्जाम प्लस टैक्सेबल पर्पस के लिए यूज होता है, ये वो कॉमन क्रेडिट बचा। बोलते अब आई ना बात समझ में तुम्हें? पहले हमने जो नहीं मिलना वो हटाया, फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पहुंचाया, फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से स्पेसिफिकली जो तुम्हें मिल ही जाएगा उसको हटाओ, तो तुम्हारा कॉमन क्या बच जाएगा, क्रेडिट बच जाएगा। अब क्या करो, हर मंथ देखो टोटल टर्नओवर कितना है तुम्हारा, तो हर मंथ का कैलकुलेशन करो तुम्हारे टोटल टर्नओवर का, और हर मंथ तुम्हारा एग्जेम्प्ट टर्नओवर कितना है वो देख लो। अब यहां से कर लो, जब मेरा टोटल टर्नओवर इतना है तो मेरा कॉमन क्रेडिट इतना, तो मेरा एग्जाम टर्नओवर इतना, तो मेरा एग्जाम क्रेडिट के रिस्पेक्ट में आईटीसी कितना है। जो ये तुम्हारा अमाउंट आएगा इसको तुम्हें आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना होगा, क्योंकि इसे बोलते हैं रिवर्सल। एग्जेम्प्ट वाले का रिवर्स करो, बाकी का बचा तो ऑलरेडी क्या रहेगा, क्रेडिट में रहेगा, क्योंकि वो एलिजिबल क्रेडिट है। तो इसका क्या करो, एग्जेम्प्ट वाले को तुम क्या कर लो, यहां से हटा दो, क्योंकि इसका रिवर्सल करना आईटीसी में से, कॉमन क्रेडिट में से इसको माइनस कर दो। चलो इसका भी सॉल्यूशन हो गया। मतलब पहले हमने देख लिया एग्जाम्प्ट का कितना है, वो एग्जाम्प्ट वाला भी मैंने क्या कर दिया, वो वाला आईटीसी कॉमन क्रेडिट से माइनस कर दिया। अब जो अमाउंट बचा उसमें क्या है, वो भी अभी भी कॉमन क्रेडिट वाला है, क्योंकि कुछ चीजें बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस दोनों पर्पस के लिए यूटिलाइज होंगी। तो मैम कुछ चीजें अगर बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस पर्पस दोनों के लिए यूटिलाइज होंगी, इसको कैसे रिमूव करें? तो बोलता है अब जितना नेट आईटीसी बचा है ना तुम्हारे पास, ये माइनस करने के बाद एग्जेम्प्ट वाला रिवर्सल जो माइनस किया है, उसके बाद जो भी आईटीसी बचा उसका डायरेक्टली 5% ले लो, और ये 5% मान लेते हैं हम कि नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। तो नेट आईटीसी में से वो 5% माइनस कर दो, और फाइनली तुम्हारा एलिजिबल आईटीसी आ जाएगा जो तुम क्लेम कर सकते हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सबसे पहले तो जो नहीं मिलना भैया नहीं मिलना, चाहे जो कर लो, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। वो जो नई वाली चीजें जैसे एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट, नॉन बिजनेस पर्पस, 17 सबसेक्शन 5 रिमूव करो, बाकी का बचा क्रेडिट लेजर में लेके जाओ। उसमें से एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाला माइनस करो, क्योंकि वो मिल जाएगा, फिर बचेगा कॉमन, फिर कॉमन में से एग्जेम्प्ट वाले का आईटीसी निकालो और वो माइनस करो। अब जितना अमाउंट है उसका डायरेक्ट 5% करो, तुम्हारे को क्या मिल जाएगा, तुम्हारा एलिजिबल क्रेडिट मिल जाएगा। तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हारा स्पेसिफिकली एलिजिबल क्रेडिट मिल जाएगा। डन, इतनी बात समझ में आ गई। सो दिस इज व्हाट दिस इज योर रूल नंबर 42। यही तुम्हारा क्या है, रूल नंबर 42 है। अब रूल नंबर 42 करने के लिए एक प्रॉब्लम और है सामने। मैम अब क्या प्रॉब्लम है, जब तुम रूल नंबर 42 करते हो तो मैंने तुम्हें बोला है एग्रीगेट टर्नओवर। मैं बार बार किसकी बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कि तुम्हें यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब मुझे ये समझना होगा कि इस एग्रीगेट टर्नओवर में और एग्जेम्प्ट टर्नओवर में मुझे क्या क्या चीजें लेनी चाहिए। ये जो एग्रीगेट टर्नओवर है और एग्जेम्प्ट टर्नओवर है, इसमें मुझे क्या क्या चीजें लेनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जब आप एग्जेम्प्ट टर्नओवर कैलकुलेट करते हो तो एग्जेम्प्ट टर्नओवर में क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा, ये दोनों चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। तो एग्जेम्प्ट टर्नओवर में सबसे पहले तो वो एचपी मैन वाली चीजें, हाई स्पीड डीजल ऑयल एसेट्रा, राइट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वो आपके एग्जाम सप्लाई में आएंगे। डन। फिर बोलता है एग्जाम सप्लाई में पता है और क्या आएगा, तो बोलता है एग्जाम सप्लाई में आएगा जो आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सप्लाई किया जिसपे आपको टैक्स नहीं लगा। वॉट एवर सप्लाई यू हैव डन अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आपको टैक्स नहीं लगा, वो भी आपके एग्जाम सप्लाई का पार्ट बनता है। प्लस आता है सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग एंड सिक्योरिटी, अगर आप सेल करते हो तो ये भी आपके एग्जाम सप्लाई में आता है। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा एग्जाम सप्लाई में। तो बोलते हैं देखो एग्जाम सप्लाई में जो एचपी मैन वाली चीजें हैं, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सप्लाई यू हैव डन,
sale of land, sale of building and sale of security, this all will be included in your exempt supply. बट मैम आपने तो शेड्यूल नंबर 3 में कहा था सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी. शेड्यूल 3 में कहा था सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, और सिक्योरिटी ना ही गुड्स होता है ना ही सर्विस होता है. तो याद करो वहां पक्का यही बोला था, लेकिन मैंने ये कहा था आईटीसी अपने हिसाब से एग्जेम सप्लाई बताता है कि ये ही तुम्हारा क्या है, एग्जेम सप्लाई है. तो तुमको उसी अकॉर्डिंग से यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एग्जेम सप्लाई कैलकुलेट करना है. अब मैम चलो आप सप्लाई बोल रहे हो, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग को आप सप्लाई बोल रहे हो, तो ये जो सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग को अगर आप सप्लाई बोल भी रहे हो तो हमें ये बताओ कि सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग जो है, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग जो है, इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो इन्होंने ये भी तरीका आपको बता के रखा है कि इसमें आपकी वैल्यूएशन कैसे होगी. तो देखो सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, इसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे. तो बोलता है आपने जो स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए वैल्यू ली होगी, आपने जो स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करने के लिए वैल्यू असेस की है, वही वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, उसी वैल्यू पे आपको क्या करना है, उसी वैल्यू पे टैक्स पे करना है, उसी वैल्यू को आपको लेना है. सॉरी, तो कैसे, सपोज करो आपने बोला 2% स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे कर रहे हो और 2% स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ रही है कितनी, 2 लाख, लेट्स से 2,50,000. इतनी आपको डायरेक्टली वैल्यू नहीं देगा क्वेश्चन, वो बोलेगा 2% वॉट एवर वॉज द वैल्यू, जो भी वैल्यू थी उसका 2% हम 2.5 लाख रुपए की क्या कर रहे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे दे रहे हैं. तो 2,50,000 की आप क्या कर रहे हो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे कर रहे हो. ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये नहीं पता वो वैल्यू कितनी है. तो क्या मैं बैक कैलकुलेशन करके वैल्यू नहीं निकाल सकती. अगर x का 2% 2,50,000 है तो x कितना, जिसको हम जनरली क्या करते हैं 2,50,000 अगर 2% है तो 100% कितना. तो इससे तुम्हें वैल्यूएशन पता चल जाएगी और क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा. ऐसे ही सेल ऑफ सिक्योरिटी आएगा. तो सेल ऑफ सिक्योरिटी के लिए बोलते हैं जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उसका डायरेक्ट कितना लेना, 1% लेना. तो डायरेक्ट 1% जो लोगे वही क्या हो जाएगा हमारे लिए सिक्योरिटी वैल्यूएशन. तो जब आप एग्जेम सप्लाई कैलकुलेट करते हैं तो एग्जेम सप्लाई कैलकुलेशन के वक्त आपको किन किन चीजों को लेना होगा. तो एग्जेम सप्लाई के कैलकुलेशन के वक्त हम किन किन चीजों को लेंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लेंगे, एचपी मैन वाली सारी चीजें लेंगे, जिसपे मेगा एग्जेम्पशन है वो सारी चीजें लेंगे. उसके बाद सेल ऑफ लैंड आएगा, सेल ऑफ बिल्डिंग आएगा एंड सिक्योरिटी भी आएगा. बट अब स्पेसिफिकली वो यहाँ पे ये भी बता रहे कौन सी चीजें आप कैलकुलेट नहीं करोगे. What are the things that you would not consider? What are the things that you would not consider for the purpose of your exam supply? अब वो स्पेसिफिकली बता रहे कि कौन सी चीजें एग्जाम सप्लाई में नहीं आएंगी. तो सबसे पहले एग्जाम सप्लाई में क्या क्या चीजें नहीं आएंगी. तो ये जो एक्टिविटी है एक्सक्लूड, ये जो एक्टिविटी कहां पे देके रखी है तुम्हें, ये एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 3 एक्सेप्ट सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग. क्योंकि हम सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग तो एग्जाम सप्लाई में ले रहे हैं. बोल रहा है इसके अलावा शेड्यूल 3 की कोई भी एक्टिविटी होगी वो आप एग्जाम सप्लाई में नहीं लोगे. नहीं लोगे मतलब नहीं लोगे. ठीक है. देन इसके बाद बोलता है सर्विस ऑफ एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, एक्सटेंडिंग लोन. ये जो लोन वोन एक्सटेंड करने की सर्विस है, अभी हमने बोला ना मेगा एग्जेम्पशन वाली, बोलते ये सर्विसेज अगर आप एक बैंकिंग कंपनी हो, अगर आप क्या हो एक बैंकिंग कंपनी हो, तो वो तो क्या करेगी, इसे एग्जाम सप्लाई में लेगी. बैंकिंग कंपनी ये वाला सर्विस ऑफ एक्सटेंडिंग द डिपॉजिट, लोन एसेट्रा, इसमें जो इंटरेस्ट डिस्काउंट इनको मिलता है ये बैंकिंग कंपनी एग्जाम सप्लाई में कंसिडर करेंगे, बट अदर देन बैंकिंग कंपनी से एग्जाम सप्लाई में कंसिडर नहीं करेंगे. फिर इसके बाद बोलता है आउटबाउंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल. अब बाय वेसल आप क्या करते हो, ट्रांसपोर्टेशन करते हो. तो ये चीज क्या हो गई है, ये रिमूव हो गया है मेगा एग्जेम्पशन से, और जब मेगा एग्जेम्पशन से रिमूव हो गया तो आप यहाँ पे भी इसको कंसिडर नहीं करो. ये ऑल टुगेदर हट गया है और यही अमेंडमेंट है आईटीसी में. दिस इज द ओनली अमेंडमेंट इन योर आईटीसी कि जो आप वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करते थे कस्टम स्टेशन से, वो वाली चीज पहले मेगा एग्जाम थी, अब मेगा एग्जेम्पशन से हट गई, तो ये वाला यहाँ से भी क्या हो गया, रिमूव हो गया. फिर बोलते हैं जो भी एग्रीगेट वैल्यू होगा सप्लाई का एंड टोटल टर्नओवर का, तो चाहे एग्जाम सप्लाई की बात करो या टोटल टर्नओवर की बात करो, यही इंपॉर्टेंट है.
मैंने कहा था रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, जब मैंने तुमको एग्रीगेट टर्नओवर पढ़ाया था, वहां बोला था सिर्फ जीएसटी मत लेना, डू नॉट टेक जीएसटी, ठीक है। अब यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर में बोल रहा है, चाहे एग्रीगेट टर्नओवर या टोटल टर्नओवर हो, सिर्फ जीएसटी नहीं बोल रहा है, बोल रहा है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी नहीं आएगा, स्टेट ड्यूटी भी नहीं आएगा, सेंट्रल टैक्स वेट कुछ भी नहीं आएगा। फिर से समझो मेरी बात, यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन में, चाहे वो एग्जाम सप्लाई हो या टोटल टर्नओवर हो, यहाँ पे इट्स नॉट ओनली जीएसटी, पर वो बोल रहा है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी नहीं आएगा, स्टेट एक्साइज ड्यूटी नहीं आएगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स भी नहीं आएगा, वेट नहीं आएगा। मतलब जब आप एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, इट्स ओनली जीएसटी, वी विल नॉट काउंट, but here we will not count central, state, your VAT, your excise duty, custom duty, यहाँ पे कुछ भी काउंट नहीं होता है। बाकी ये चीज हमने कर ली है ऑलरेडी। सो ये आपका कैलकुलेशन है किसका, एग्रीगेट टर्नओवर का, दैट आई हैव सेड कि हमने नहीं किया था, तो ये हमने यहाँ पे इसको भी क्या किया, कंप्लीट किया विद द रूल नंबर 43 एंड 42, और 42 में ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, वेदर यू आर डूइंग 42 हियर या फिर कैपिटल गुड्स के पर्पस के लिए कर रहे हो, एग्जाम सप्लाई में क्या क्या आता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं स्पेसिफिकली स्टार्ट करती हूँ विथ योर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में क्या क्या आता है, सिंपल सा जो मैं स्टेप्स बोलती जाऊं, जो जो चीजें मैं बोलती जाऊं, आप वो सुनोगे, आपको पूरा की पूरा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे ही 10 मिनट में अगले समझ में आ जाएगा। इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं, आप रीडिंग करना है तो कर लेना, क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, चलो एक बार समझते हैं। हाँ, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, सबसे पहले अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, कौन हो क्या हो समझते हैं, बट सबसे पहले उन्हें बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन चैप्टर में सेक्शन नंबर 24 है जो बोलता है आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। You have to get compulsory registered, तो you are required to get compulsory registration, ठीक है। Even if the person is registered under normal way, मतलब नॉर्मली सेल परचेस करने के लिए वो रजिस्टर्ड होगा भी, तब भी उसे अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो फॉर द पर्पस ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉर्मल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, स्टिल उसको क्या लेना पड़ेगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बोलना क्या चाहती हूं, मैं बोलना सिंपली ये चाहती हूं, इवन इफ द पर्सन इज रजिस्टर्ड एज अ नॉर्मल पर्सन, बट फॉर द पर्पस ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, सेपरेट रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। तो भले ही भाई तुम रजिस्टर्ड हो, हमको उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, भले ही तुम रजिस्टर्ड हो, बट अगर तुम रजिस्टर्ड भी हो तो फॉर द पर्पस ऑफ योर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें फिर से रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब समझते हैं सॉरी कि ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता कौन है। तो समझो ये है मेरा हेड ऑफिस, ठीक है, ये है मेरा हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस में ही सारे पेमेंट होते हैं, हमारे सारे जो पेमेंट वगैरह है ना, हमारी कंपनी में सारा पेमेंट कौन करता है, सारा पेमेंट करता है मेरा हेड ऑफिस, ठीक है। अब हेड ऑफिस में पेमेंट होता है, लेकिन ब्रांचेस हैं 1 2 3 4, ये मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो एक ये हेड ऑफिस का है मैम महाराष्ट्र में, एक मैम हमारी ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच, ये तीसरी ब्रांच, ये चौथी ब्रांच, वी आर हैविंग 4 ब्रांचेस। हमारी फर्स्ट ब्रांच महाराष्ट्र में ही है मैम, सेकेंड ब्रांच हमारी कहाँ पे ले लेते हैं, राजस्थान में ले लेते हैं, थर्ड ब्रांच हमारी ले लेते हैं एमपी में, फोर्थ ब्रांच हमारी ले लेते हैं भाई पंजाब में। तो हमारी ब्रांचेस भाई अलग अलग जगह पे फैली पड़ी हैं, ठीक है, ओके, नो इश्यू इन दैट। अब हुआ क्या मैम, हेड ऑफिस पेमेंट करता है, कुछ भी सर्विस हम ले तो हेड ऑफिस को क्या करवाना था, लेट से हमारा इंस्पेक्शन करवाना था, कुछ तो होगा, हमारा कुछ इंस्पेक्शन करवाना था। तो ये इंस्पेक्शन, क्वालिटी इंस्पेक्शन कौन करवाना चाहता है, हेड ऑफिस। इंस्पेक्शन के लिए बंदा बुलाएगा, राइट। अब ये जो पर्सन है जो इंस्पेक्शन करने आया, ये कहाँ का हो सकता है मैम, ये महाराष्ट्र का हो या फिर
अदर स्टेट का हो सकता है, ठीक है। अब मैम अगर ये बंदा महाराष्ट्र का है, अगर ये बंदा महाराष्ट्र का है तो इन दोनों के बीच जो बिल बना होगा वो कौन सा बना होगा मैम? इन दोनों के बीच जो बिल बना होगा वो इंटर स्टेट सप्लाई का होगा, और अगर ये बाहर का बंदा है तो इन दोनों के बीच जो बिल बना होगा वो इंटर स्टेट सप्लाई का बना होगा। अभी इतनी बात समझो। अब बोलते देखो इन्होंने इंस्पेक्शन सर्विस के लिए इस बंदे को बुलाया, अब पेमेंट कौन करेगा इंस्पेक्शन के लिए? हेड ऑफिस, लेकिन सर्विस रिसीव करेंगे कौन? सर्विस रिसीव करेंगे सारे ब्रांचेस। इंस्पेक्शन इनका हो रहा है, सर्विस कौन रिसीव कर रहा है? ये लोग कर रहे हो। सेक्शन नंबर 16 याद करो, सेक्शन नंबर 16 बोलता है द पर्सन हु रिसीव्स द सर्विस, द पर्सन हु रिसीव्स द सर्विस इज एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी। अब आईटीसी क्लेम करने के लिए ये एलिजिबल होने चाहिए, बट मैम ये क्यों नहीं अवेल कर सकते? क्योंकि पेमेंट इन्होंने किया ही नहीं है, जीएसटी लाइबिलिटी इन पे है ही नहीं। जब ये पेमेंट यहाँ पे देखो, सबसे पहले लेने वाला कौन? द पर्सन हु रिसीव्स द सर्विस, ठीक है, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है मैम? पेमेंट तो ये कर रहा है, मतलब जीएसटी जो पे करके आया है इस पर्सन को, जीएसटी पे करने वाला हेड ऑफिस है, और हेड ऑफिस सर्विस रिसीव नहीं कर रहा। हेड ऑफिस सर्विस रिसीव नहीं कर रहा तो सेक्शन नंबर 16 बोलता है इनएलिजिबल टू अवेल दैट आईटीसी। ये लेना चाहते हैं बट इन्होंने जीएसटी पे नहीं किया है, पे करके आया है हेड ऑफिस, तो प्रॉब्लम क्या है? अब कैसे आईटीसी ले? तो ऐसे केस में बोलते हैं हेड ऑफिस तुम एक काम करो, तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं। हेड ऑफिस तुम काम करो, तुम्हारे पास क्या है? दो चॉइसेस है। अब ये अमेंडमेंट भी डिस्कस करने वाली है। पहला तो ये है जो पुराना चलते आ रहा है, यू गेट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 24 एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तुम एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की तरह क्या हो जाओ? रजिस्टर हो जाओ। अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की तरह जब तुम रजिस्टर होगे तो तुम एक इनवॉइस दोगे जिसको बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन वाला इनवॉइस, जिसमें तुम इन लोगों को क्या करोगे? ये आईटीसी जितना भी जीएसटी तुमने यहाँ पे पे किया, क्या चाहे वो सीजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, हम समझेंगे उसको तुम इन लोगों को क्या कर देना? डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इनवॉइस दे के क्या कर देना? डिस्ट्रीब्यूट कर देना। बट अब हम ये पूछ रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया पता कैसे चलेगा कि इसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको कितना? तो बोलते कुछ नहीं, इनका जितना टर्नओवर होगा टर्नओवर के रेशियो में क्या करना? टर्नओवर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट दैट आईटीसी। तो क्या है? क्वार्टरली टर्नओवर देखो, क्वार्टरली टर्नओवर के बेस पे क्या कर लो तुम? इनका आईटीसी क्या कर दो? इनके टर्नओवर के बेस पे क्या कर दो? आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अभी क्वार्टरली वाले वर्ड को मेरे अपने दिमाग से हटा दो। तो जो तुम्हारा टर्नओवर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी कर देना। सपोज यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए 1 लाख रुपीज का आईटीसी जीएसटी पे किया, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 1 लाख अवेल करने को है, तो यहाँ पे इनका जो टर्नओवर होगा टर्नओवर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट दिस 1 लाख। मैम अगर टर्नओवर नहीं मिला किसी का, इस बार उसका टर्नओवर नहीं हुआ, तो पिछले क्वार्टर का जो इमीडिएट प्रीवियस क्वार्टर जो होगा प्रीवियस क्वार्टर का टर्नओवर लेके चल देंगे, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में? चलो सब कुछ सही चल रहा था। अब बोलते लेकिन अब सुनो, ध्यान रखना, अगर तुम सीजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, एसजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्योंकि तुमने क्या किया है? सेम, कहां से? यहां से, सेम स्टेट से ही सर्विस ली है, तो तुम्हारा जो बिल होगा सीजीएसटी एसजीएसटी वाला होगा। आईटीसी जो तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है, सीजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे जब तुम महाराष्ट्र वाली ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन जब तुम बाहर वाली ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट करोगे यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट सीजीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि एक स्टेट का टैक्स दूसरा स्टेट यूटिलाइज नहीं कर सकता। सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए यूटिलाइज नहीं होता, एसजीएसटी सीजीएसटी के लिए यूटिलाइज नहीं होता। तो जब ऐसा होगा तो तुम इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आईजीएसटी के फॉर्म में ही, क्योंकि आईजीएसटी क्या इसका टोटल ही होता है, तो देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉर्म ऑफ आईजीएसटी। लेकिन अगर यहाँ पे ये ऑलरेडी दूसरे स्टेट से ही तुमने इंस्पेक्शन की सर्विस ली थी, ये ऑलरेडी आईजीएसटी वाला ही क्रेडिट है दैट यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तब तो यहाँ भी आईजीएसटी की तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ भी आईजीएसटी, यहाँ भी आईजीएसटी, यहाँ पे भी आईजीएसटी। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो आई होप यू गॉट इट बीइंग अ रिविजन लेक्चर। यहां तक मैंने आपको फिर से समझा दिया। इसके बाद वो बोलते हैं अब अमेंडमेंट हुआ और अमेंडमेंट में बोला
हेड ऑफिस के पास एक ऑप्शन है, हेड ऑफिस चाहे तो इनवॉइस इशू कर सकती है इनके नाम पे, इनके नाम पे सीधे इनवॉइस इशू करके दे देगी, और जब इनके नाम पे इनवॉइस इशू कर देगी, वही टर्नओवर के हिसाब से इनका इनवॉइस इशू कर देगी, तब ये लोग खुद ही क्या कर सकते हैं, आईटीसी अवेल कर सकते हैं। मैं अभी बोर्ड नोट दिखाऊंगी तुमको किस चीज का, ये आईएसडी का। तो एक बार आ ही जाते हैं आईएसडी, यस चलो आईएसडी में क्या था, सबसे पहले मैम ये हो गया मेरा हेड ऑफिस। हाँ जी, हेड ऑफिस को कंपलसरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। हेड ऑफिस क्या करेगा, ये सिर्फ इनपुट सर्विस के रिस्पेक्ट में, वॉट एवर इनपुट सर्विस इट हैज टेकन, हेड ऑफिस ने जो इनपुट सर्विस ली होगी सिर्फ इनपुट सर्विस के रिस्पेक्ट में ही वो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ये गुड्स के रिस्पेक्ट में नहीं होता। अब यहाँ पे बोलता है मैम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट होगा आपके टर्नओवर के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, ये बात भी कर ली हमने। अब डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त सीजीएसटी एसजीएसटी अगर सेम स्टेट में है तो सीजीएसटी एसजीएसटी के फॉर्म में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन अगर दूसरे स्टेट में है तो सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी के फॉर्म में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये चीज हमने अभी अभी पढ़ी, ठीक है। अब वापस आती हूँ मैं मेरे नोट पे। अब इसमें और क्या होने वाला है, इसमें देखो प्रॉब्लम क्या होने वाली है। देखो मैम आप अगर आईटीसी की बात कर रहे हो तो कुछ आईटीसी ब्लॉक्ड भी तो हो सकता है, बिल्कुल सही कहा, कुछ एलिजिबल आईटीसी भी होगा। तो बोलते हैं जैसे तुम एलिजिबल को डिस्ट्रीब्यूट करते हो वैसे ब्लॉक को भी टर्नओवर बेसिस पे ही डिस्ट्रीब्यूट करो। The way you distribute eligible, in same way you will be distributing the block credit also. तो सेम टर्नओवर बेसिस पे ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। कभी मैम ऐसा हो गया हमने आईटीसी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज कंपेयर टू जितना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, क्योंकि टर्नओवर पे कर रहे हो, कल को रिटर्न आ गया, सेल्स रिटर्न आ गया तो उसका टर्नओवर अफेक्ट हो जाएगा, राइट। तो अगर ऐसा हो गया मैम कि आईटीसी हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था कल चल के 10 लाख रुपए के टर्नओवर के हिसाब से, अब उसका रिटर्न आ गया, सेल्स रिटर्न आ गया उस ब्रांच में और वो 8 लाख का ही टर्नओवर काउंट हो रहा है, मतलब मेरा एक्सेस आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो एक्सेस आईटीसी को आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट नोट इशू करके वापस भी ले सकते हो उनसे। ये बात भी हो गई मेरी। अब ये बात कहाँ पे लिखी हुई है, तो इस बात को भी हम कर लेते हैं एक बार। तो ये क्या है मैम, ये है एक्सेस क्रेडिट। अगर आपने एक्सेस क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो एक्सेस क्रेडिट विद इंटरेस्ट क्या किया जा सकता है, रेसिपिएंट से लिया जा सकता है, रेसिपिएंट से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो विद इंटरेस्ट क्या कर सकते हो, रेसिपिएंट से या तो आईएसडी ले सकता है या फिर डिमांड एंड रिकवरी के फॉर्म में उससे विद इंटरेस्ट वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि इनएलिजिबल आईटीसी था उसके लिए, जो इनएलिजिबल आईटीसी उसने क्या किया है, अवेल किया है। अंडरस्टूड। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट था, ये एक्सेस क्रेडिट वाला पॉइंट था। अब वापस आते हैं यहाँ पे, ये क्या है, अब जब आप आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करने में होता है ब्लॉक क्रेडिट, वो भी समझ में है कि ब्लॉक को ब्लॉक के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करो। लेकिन सपोज करो मेरी ब्रांच 1 थी, ब्रांच 2 थी, ब्रांच 3 थी, ब्रांच 4 था, ब्रांच 4 को सर्विस मिली ही नहीं, ब्रांच 4 को क्या नहीं मिला, सर्विस नहीं मिली, तो ब्रांच 4 को डिस्ट्रीब्यूशन भी मत करना। फिर तीन जो है, तीन ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, उनको क्या कर देना, टर्नओवर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। उनके सबके ब्रांच 1, ब्रांच 2 एंड 3 के टर्नओवर को टोटल करना। तो जब टोटल टर्नओवर इतना, तो मेरे पास जो आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो इतना है, तो ब्रांच 1 का टर्नओवर इतना, तो उसका आईटीसी कितना, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का टर्नओवर नहीं है तो लास्ट प्रीवियस क्वार्टर का टर्नओवर लेके, लास्ट प्रीवियस क्वार्टर का टर्नओवर लेके आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। अंडरस्टूड। दिस इज नथिंग, यही है तुम्हारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब इतना शॉर्ट में और इतना क्रिस्प जो हमने किया, अब तुम इतनी बड़ी चीज उसको पढ़ोगे ना, यू वॉन्ट फाइंड अ सिंगल थिंग एक्स्ट्रा, एक चीज तुम्हें एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आईटीसी का बहुत ज्यादा डिटेल रिविजन। पहला वीडियो आई गेस 1 hour 30 minutes का था, दूसरा वीडियो 2 hours 15 minutes का है, ये 30 minutes का और वीडियो। तो 3 पार्ट है आपके पास ओवरऑल टोटल, और ओवरऑल टोटल करो तो 5 hours में बहुत डिटेल आईटीसी किया। और एक चीज क्लियर बोल दो,
जिसने कभी भी आईटीसी नहीं पढ़ा वो ये रिवीजन वीडियो से भी पूरा की पूरा समझ सकता है। ये मोर देन इक्विवेलेंट टू द क्लास ही है, सो यू कैन डू इट। ओके, तो अगर क्लास में नहीं किया तो ऐसे भी कर सकते हो, कुछ भी छूटा नहीं है, डिटेल में है। सो विद दिस आईटीसी हैव बीन डन। आईटीसी के क्वेश्चन के वीडियो आपके अपलोड होंगे। अब आप साथ में क्या कर सकते हो, एक बार पहले खुद ट्राई करना, टाइमर लगाना, खुद ट्राई करना, और फिर क्या करना, आईटीसी के क्वेश्चंस करना, क्योंकि इट इज क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी वेदर फॉर सीए फाइनल और सीए इंटर। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद, बहुत जल्दी आपको रिटर्न चैप्टर डिटेल्ड ही होगा क्योंकि ये क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी अपलोड हो रहा है। रिटर्न चैप्टर, आपका रिफंड चैप्टर मेनली बहुत रिक्वेस्टेड था कि रिफंड चैप्टर अपलोड कर दो, और इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट, ये 3 बचे हैं। सीए इंटर के लिए रिटर्न और आपका जो चैप्टर है इनवॉइस डेबिट, सिर्फ वो 2 चैप्टर बचते, बाकी सीए इंटर का फुल कोर्स अपलोड हो गया। और 3 चैप्टर्स जो अभी मैंने आपको गिनवाए वो आ गए रिफंड के साथ सीए फाइनल के लिए। उसके बाद रिवीजन वीडियो सारे सीए फाइनल के भी अपलोड हो गए। बचा क्या है, कुछ भी नहीं बचा। अच्छे से यूटिलाइज करो, और उसके बाद हाँ, अमेंडमेंट वीडियोस आई विल बी प्रोवाइडिंग सेपरेटली फॉर May 24। ओके, बाय बाय।